तो आज बात करते हैं भारत के चांद तक के सफर की। ये कहानी है जिद और जुनून की। एक दिल तोड़ देने वाली नाकामी से लेकर एक ऐतिहासिक जीत तक की। और ये सब शुरू हुआ एक ऐसी खोज से जिसने हमेशा के लिए चांद को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो कहानी शुरू कहां से होती है? साल 2008। भारत का चंद्रयान-1 मिशन एक ऐसी चीज खोज निकालता है जो सब कुछ बदल देती है। चांद पर पानी। हाँ, पानी। ये कोई छोटी-मोटी खोज नहीं थी। इस एक खुलासे ने पूरी दुनिया में एक नई स्पेस रेस शुरू कर दी। चांद के साउथ पोल तक पहुंचने की होड़। तो चलिए सबसे पहले उस मिशन की बात करते हैं जिसने सबकी नींव रखी, चंद्रयान-1। एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को चौंका दिया और चांद पर वापस जाने की वजह ही बदल दी। यह है पूरा सफर एक नज़र में। 2008 की वो बड़ी खोज, 2019 की वो नाकामी जिसने सबकी सांसें रोक दी, और फिर 2023 की वो ऐतिहासिक कामयाबी। ये 3 एक्ट की एक पूरी कहानी है। तो चंद्रयान-1 के बारे में सबसे जरूरी बात ये थी कि इसे चांद पर उतरने के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक ऑर्बिटर था जो चांद के चक्कर लगा रहा था। और इसने जो डेटा भेजा वो कमाल का था। इसने पहली बार सीधे तौर पर पानी के मॉलिक्यूल्स के होने की पुष्टि की। और इसने ये भी बताया कि साउथ पोल के उन गड्ढों में जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, बर्फ जमी हो सकती है। ये एक ऐसा रिसोर्स था जो भविष्य के मिशंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था। अब आता है कहानी का अगला पड़ाव। चंद्रयान-1 की खोज पर एक बड़ा दांव, एक महत्वाकांक्षी कोशिश जिसका अंत पूरे देश की निराशा में हुआ। चंद्रयान-2 जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ, उसका मकसद बहुत बड़ा था, बहुत बोल्ड था। चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बनना, एक ऐसी जगह जहां पहले कोई नहीं गया था। जाहिर है उम्मीदें आसमान पर थीं। लॉन्च एकदम परफेक्ट था, ऑर्बिट में भी सब ठीक था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर लैंडिंग के वो आखिरी तनाव भरे कुछ मिनट, जब लैंडर सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर था, संपर्क टूट गया। वो क्रैश हो गया था। उस पल पूरे देश में एक सदमे की लहर दौड़ गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, और यही वो चीज है जिसे समझना जरूरी है। चंद्रयान-2 मिशन का ऑर्बिटर वाला हिस्सा 100% कामयाब रहा, और वो आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है। उसी ऑर्बिटर ने हमें साउथ पोल के इतने हाई रेजोल्यूशन नक्शे दिए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। और यही नक्शे अगली कोशिश के लिए सबसे ज्यादा काम आए। तो वो जो नाकामी थी, वो असल में सीखने का सबसे बड़ा मौका बन गई। उससे जो सबक मिले वही अगली कामयाबी की वजह बने। तो इसरो ने ऐसा क्या बदला? चलिए देखते हैं कि चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के लैंडर्स में क्या फर्क था। चंद्रयान-3 के लिए लैंडिंग की जगह को बहुत बड़ा कर दिया गया, उसमें ज्यादा फ्यूल डाला गया और उसके सॉफ्टवेयर में कई जरूरी बदलाव किए गए ताकि पिछली बार जैसी कोई गड़बड़ी दोबारा न हो। मतलब लैंडिंग एरिया को 500 मीटर के एक छोटे से दायरे से बढ़ाकर लगभग 4 किलोमीटर गुणा 2.4 किलोमीटर का कर दिया गया। इससे लैंडर को आखिरी वक्त में किसी भी पत्थर या गड्ढे से बचने और एक सेफ जगह खोजने के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। और ये ज्यादा फ्यूल क्यों? ताकि लैंडर को हवा में थोड़ा और वक्त मिल सके, वो मंडराकर सही जगह का जायजा ले सके और उतरने के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट चुन सके। ये वो काबिलियत थी जिसकी कमी पिछली बार बहुत खली थी। तो इन सारे सबकों के साथ भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 लॉन्च किया। ये एक ऐतिहासिक दूसरी कोशिश थी, और इस बार पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। इस मिशन के सतह पर 2 हीरो थे। एक विक्रम लैंडर, जिसने इस बार कामयाबी से सॉफ्ट लैंडिंग की, और दूसरा प्रज्ञान रोवर, एक छोटा पहियों वाला रोबोट जो लैंडर से बाहर निकला और चांद की जमीन का विश्लेषण करने लगा। और ये चार्ट इस कामयाबी के सही मायने बताता है। भारत चांद पर कामयाबी से उतरने वाला सिर्फ चौथा देश बना, लेकिन साउथ पोल के पास ऐसा करने वाला दुनिया का पहला और अब तक का इकलौता देश। तो ठीक है, लैंडिंग हो गई, रोवर बाहर आ गया। अब बारी थी साइंस की। आखिर ये वहां करने क्या गया था और इससे मिला क्या? लेकिन एक दिलचस्प सवाल यह है कि यह पूरा मिशन सिर्फ 14 दिन का ही क्यों था? रोवर के पास काम करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते ही क्यों थे? वजह है चांद का कठोर माहौल। देखिए, चांद पर एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, और फिर उतनी ही लंबी यानी 14 दिनों की एक बेहद ठंडी रात होती है। इस रात में तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
मतलब इतनी ठंड कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज काम करना बंद कर दे। लैंडर और रोवर में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए उन्हें अपना सारा काम चांद के एक दिन में ही खत्म करना था। और उस छोटे से वक्त में प्रज्ञान रोवर ने चांद की मिट्टी में कई तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, ऑक्सीजन सब मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज थी सल्फर की। हाँ, हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी है। अब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। सल्फर का मिलना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आज तक की थ्योरीज के हिसाब से जब चांद बना था, उस प्रक्रिया में सल्फर को भाप बनकर उड़ जाना चाहिए था। इसका वहां मिलना वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि चांद असल में बना कैसे था। ये उसकी पैदाइश से जुड़े बुनियादी सुराग देता है। तो ये कामयाबी एक अंत नहीं, बल्कि चंद्र मिशन के एक नए दौर की शुरुआत है। इतने सारे तत्वों की मौजूदगी और पानी के बर्फ के रूप में होने की इतनी मजबूत संभावना के साथ ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, चांद का दक्षिणी ध्रुव इंसानियत के भविष्य के लिए और कौन-कौन से राज खोलेगा।